रेलवे स्टेशन पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो बेहद ही खूबसूरत थी और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी भी थी और एक ठहराव था। यहाँ पर वह लड़की जब स्टेशन पर खड़ी होती है तो तभी एक जवान और खूबसूरत लड़का वहां पर आता है और आने के बाद उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई और चलो फिर से एक साथ रहते हैं। अब लड़की जैसे उस लड़के को देखते देखते पहचान जाती है कि यह तो उसका वही पति है जो 3 साल पहले उसे छोड़कर जा चुका था और उसके बाद वह इधर उधर कुछ भी नहीं देखती है और 2-3 जोरदार चांटे उसको लगा देती है। अब वहां पर आसपास जो लोग थे वो इकट्ठा होते हैं और जैसे लोग इकट्ठा होते हैं तो वो पूछने लगते हैं कि क्या हुआ बेटी, क्या परेशानी है। तो वो कहने लगती है कि ये मुझे छेड़ रहा है, देखो इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे छेड़ने की। तो और जो लोग होते हैं, किसी का बीवी का गुस्सा होता है, किसी का बच्चे का गुस्सा होता है, तो किसी ऑफिस की टेंशन होती है। रेलवे स्टेशन पर जो लोग जा रहे थे वो एकदम से सभी लोग उस पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं और ये लड़की उस लड़के की तरफ देखती हुई चली जाती है। अब उसकी तरफ देख रहा था पिटता हुआ और ये अपने घर पहुंच जाती है। कौन थी यह लड़की और क्या कारण था जो उसने अपने पति को ही ऐसे लोगों पर पिटते हुए ऐसे ही छोड़ दिया जब उसका पति था। अरे गलतियां हर किसी से हो जाया करती हैं, लेकिन ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा था उस पर। पूरी सच्चाई के बारे में आप भी जानोगे तो कहोगे कि पति इसी लायक था। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। बिहार के गया जिले के अंदर एक पूजा नाम की लड़की रहा करती है। पूजा जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती है और पूजा के घर में उसके माता पिता के साथ साथ उसका एक बड़ा भाई भी होता है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और पूजा पढ़ लिख कर अब मतलब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है और घर की लाडली बेटी है। बड़ा भाई भी प्यार किया करता है, माता पिता भी प्यार किया करते हैं और उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जो पूजा होती है जब वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो वहीं पर कॉलेज के बाहर का एक लड़का, जिस लड़के का नाम होता है दिनेश, वह उसे प्यार कर बैठता है, उसकी तरफ देखने लगता है और जब बार बार वो उसकी तरफ देखता है तो पूजा भी इस बात को नोटिस कर लेती है। अब स्टार्टिंग में तो ये बातें बस ऐसी होती है, वो उसको देखा करता है, वो उसको देखा करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर जो पूजा है वो भी मनी मन जब उसे प्यार करने लगती है तो उसकी तरफ देखने लगती है। और एक दिन जब वह खड़ा खड़ा उसे देख रहा था चौराहे पर, कॉलेज के बाहर वाले पर, तो उसी समय वह एकदम से उसके पास जाती है और कहने लगती है कि क्या देखा करते हो, रोज के रोज मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम मुझे देखते रहा करते हो, कोई बात है तो उसे बताओ। तो उसके बाद जो लड़का दिनेश होता है वह थोड़ी देर तक सोचता और सोचने के बाद एकदम से उससे कहने लगता है कि लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इसी वजह से मैं तुम्हें देखा करता हूं। अब यहां पर पूजा एक बार तो क्रोधित होती है, कहती है कि क्या कहा, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद वो कहता है कि क्या करें मैडम, ये प्यार है ही ऐसी चीज, सारी शर्म दूर हो जाती है। इस बात को सुनकर पूजा इसकी इस लाइन पर पूरी तरह से फिदा हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर वो फिलहाल तो मुस्कुरा कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब दिनेश को अंदेशा मिल गया था कि पूजा की तरफ से भी हाँ है और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसके बाद बार बार वह उसका पीछा भी करने लगता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके एक दिन जो पूजा है जब एकांत सा होता है एक जगह पर, तो वहाँ पर कह देती है कि ठीक है मैं भी तुमसे प्यार किया करती हूँ, लेकिन इस तरह से अगर तुम मेरे पीछे दौड़ोगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और मेरे घर तक ये बात पता चल जाएगी। अब इस बात को सुनकर जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है, बस मैं यही सुनना चाहता था, अपना नंबर दे दो। उसके बाद लड़की उसे अपना नंबर दे देती है और दोनों एक दूसरे से बड़ा ही गहरा वाला प्यार करने लगते हैं। और ये प्यार कुछ इस कदर का होता है कि यहाँ पर एक बार ये बात घर वालों को पता चल जाती है। यानी कि कॉलेज की किसी लड़की को ये बात पता थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड से कही थी और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वह पूजा को थोड़ा बहुत पहले कभी लाइक किया करता था, लेकिन पूजा ने उसे घास नहीं डाली थी। तो इस जलन में आकर कि भाई मुझसे तो घास नहीं डाली और देखो उसके साथ रंगरलियां मना रही है, इसके घर वालों को बता देता हूं। ऐसा सोचकर वह लड़का सीधा पूजा के घर जाता है और उसके पिता और उसके भाई को पूरी बात बता देता है। जब उसके पिता और भाई ये बात सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कह देते हैं उस लड़के से कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो उसके बाद वो कहता है कि अंकल अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रूफ ला कर दे दूंगा। तो उसका जो पूजा का पिता होता है वो कहता है कि बेटा प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है और तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या मतलब हमारी बेटी क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन उनके मन में ये बात तो घुसी गई थी कि उनकी बेटी किसी दूसरे के साथ ऐसे ऐसे कर रही है। अब यहाँ पर जो पिता होते हैं वह गर्म तो काफी ज्यादा होते हैं और जैसे ही बेटी आती है तो उसे धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है, सुना है तुम ऐसे ऐसे एक लड़के से प्यार किया करती हो जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है और वो तो आवारा घूमा करता है। क्योंकि पिता ने अब तक उस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल निकलवा ली थी और उसे पता चल गया था कि कौन है वो लड़का। यहाँ पर जब पिता ये बात कहता है तो बेटी कहने लगती है कि पिताजी अगर आपको पता चल गया है तो अच्छी बात है, मैं उस लड़के से प्यार किया करती हूँ।
और हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इस बात को सुनकर पिता गर्म होते हैं, इधर भाई भी गर्म होता है, लेकिन माँ दोनों को संभाल लेती है और बेटी को समझाने के लिए अंदर ले जाती है। लेकिन जब माँ अपनी बेटी को समझाती है तो बेटी समझने का नाम नहीं लेती और उसका प्यार टॉप लेवल पे था, यानी कि उसे ये था कि भाई इसके साथ ही जीऊंगी, इसके साथ मरूंगी और यही है मेरा अपना और कोई अपना नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी माँ को भी फैसला सुना देती है कि माँ देखो, आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं बिल्कुल भी इस दुनिया में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब माँ ये बात सुनती है तो अपने पति को ये बात बताती है और यहाँ पर जब पति को ये बात पता चलती है तो उसके बाद वह बड़ा ही गर्म होता है, क्योंकि उस लड़के की जो कास्ट थी वह भी उसकी कास्ट का नहीं था, यानी कि उन दोनों की कास्ट सेम नहीं थी, वह और अलग कास्ट का था, ये अलग कास्ट का था। तो जो पिता होता है वह बड़ा ही चिंता में होता है, कहने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, अगर बेटी घर पर जवान बैठी रही तो ये तो बहुत ही बुरा रहेगा, इससे अच्छा तो ये उसी से शादी कर ले। लेकिन शादी कराऊं भी तो कैसे कराऊं, क्योंकि अगर उससे शादी करा दी तो समाज वाले जीने नहीं देंगे। यहाँ पर यह बात वह सोचता है और सोचने के बाद अपनी पत्नी से एक ही बात कहता है कि तू ऐसा कर, उसे ये तो पता ना चले कि उसके पिता ने बोल दिया है जब बेटी उसके बिना जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती और किसी और के साथ शादी भी नहीं कर सकती तो बेटी की उसी से शादी हो जानी चाहिए और उसे ये ना पता चले कि पिता भी इस बात के लिए तैयार हैं। तुम उससे कह दो कि कोई बात नहीं बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पिता तो नहीं मानेंगे, लेकिन तू भाग कर शादी कर ले। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह ऐसा ही अपनी बेटी से कहती है, लेकिन बेटी भागकर शादी करने से भी मना कर देती है। कहती है कि नहीं पिताजी, भागकर शादी नहीं करूंगी, वो बारात लेकर आएगा और तभी शादी करूंगी। तो जब माँ से ये बात माँ से कही थी ये बात, तो जो माँ होती है वह अपने पति को ये बात बताती है और उसके बाद जो पिता होता है लड़की का वह खुलकर सामने आता और कहता है कि बेटी देख, ये सब कुछ समाज के जो नियम कानून है वो भी अलग से हुआ करते हैं और उनके लिए ही मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हें उस लड़के से धूमधाम से घर पर शादी करवा दूं, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अगर तुम उसके साथ भाग जाओगी तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी बच्चियां भाग रही हैं और भागकर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, यही मेरी कामना है। ऐसा कहते हुए पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेटी अपने पिता को अपने गले से लगा लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये नहीं सोचती कि पिता मना कर रहे हैं और वह किसी न किसी कारण से तो मना ही कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, फिर भी वह अपने प्यार की तरफ रुझान करती है। पिता जब वह अंतिम फैसला ले रही थी अपना कि ठीक है मैं कल चली जाऊंगी, तो एक बार पिता फिर से समझाते हैं, लेकिन वो कहती है कि पिताजी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर आप चाहते हो तो मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, घर पर ही रहूंगी, लेकिन मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। तो जो पिता होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है बेटी चले जा, लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं है। बेटी इस बात को सुनती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है रात के समय में। और दूसरे दिन ये हो जाता है कि भाई वो लड़की तो भाग गई है और लड़की जो होती है उस दिनेश नाम के लड़के से शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। अब कोर्ट मैरिज करने के बाद दिनेश जिस खुद किराए के कमरे में रहा करता था उसी में उस लड़की को ले जाता है और वहीं पर दोनों रहने लगते हैं। अब ये एक दुकान पर काम किया करता है और वहां से इतने पैसे तो कमा ही लिया करता है कि जिन पैसों से घर का गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा और वो दोनों घर का गुजारा करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता और शादी को लगभग 6 महीने बीते थे, लेकिन तभी अचानक से जो पूजा होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब दिनेश इसे लेकर हॉस्पिटल में जाता है तो यहाँ पर पता चलता है कि पूजा का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा इलाज चलेगा। उसके बाद दिनेश जो होता है वह इलाज को चालू करवा देता है कुछ पैसे खर्च करके और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ इलाज में पैसा लगता है, साथ में घर का खर्च होता है और जो कुछ सेविंग दिनेश के पास थी वो सारी के सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो दिनेश होता है जब इसका इलाज चलता है तो इसके साथ वो एक पति पत्नी वाले रिश्ते भी उनके नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से जो दिनेश होता है वह एक दिन बौखला जाता है और एक दिन अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने तो तुमसे शादी की थी कि भाई जीवन आराम से व्यतीत होगा, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी झंड बना दी है। ना तो कुछ अपने ऐशो आराम के लिए पैसे हैं और ना ही अच्छी तरह से खा पी सकते, बस तुम्हारा इलाज 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 मुझसे नहीं होगा और मैं तो जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो लड़की है वो उसे खूब रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो लड़का दिनेश होता है वह अपना छोटा मोटा सामान पैक करता है और वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद पहले तो वो सोचती है कि थोड़ी देर के लिए गया है, प्यार करता है, वापस आ जाएगा, लेकिन जो दिनेश है वो लौट कर नहीं आता है।
और इस बात को देखते हुए लड़की और भी ज़्यादा परेशान होती है और इसी परेशानी के चलते वो कई ऐसी जगहों पर पता करती है जहाँ पर उसके होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन हर जगह से जब नाई आती है कि भाई यहाँ पर नहीं है, तो उसके बाद पूजा पूरी तरह से टूट जाती है और अपने मायके तो वो नहीं जा सकती थी क्योंकि पिता की ये बात थी, और उसके बाद वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बीमार है और बीमारी की हालत में भला कैसे सर्वाइव कर पाएगी। इसी वजह से जब वह सोचती है तो सोचने से पहले ये सोचती है कि मेरे पिता मुझसे कितना प्यार किया करते हैं, भैया भी प्यार करते हैं, तो उनको एक बार बता तो दूँ, वरना बाद में यही रहेगा उनको भी कि बेटी ने कुछ बताया भी नहीं। तो इसीलिए वह रोते हुए अपने पिता के पास फ़ोन करती है और रो रोकर पिता से कह देती है कि पिताजी ये मेरा अंतिम फ़ोन है और आज के बाद मैं आपसे फ़ोन नहीं करूंगी। पिता इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी क्या बात हो गई। तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहती है कि पिताजी दरअसल बात ऐसी है कि मेरा जो जिससे मैंने शादी की थी वो मुझे धोखा देकर भाग चुका है और वहाँ पर भी मैं नहीं आ सकती, तो इसीलिए अब मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करने वाली हूँ। लेकिन जो पिता होते हैं वो एकदम से उससे कहते हैं कि बेटी ऐसा सोचना भी मत, अगर ऐसी कोई गड़बड़ हो गई है तो तू वापस आ जा, मैं तुझे अपने पास रख लूँगा और कोई दिक्कत नहीं, तू बीमार है ना, मैं तेरा इलाज करवा दूंगा। तो वो कहने लगती है कि पिताजी समाज वाले क्या कहेंगे। तो पिता कहता है कि भाड़ में गए समाज वाले, मैं तुम्हें अगर इतनी ही बात है समाज वालों की तो तुम्हें पासी के शहर में रख दूंगा और वहीं पर तुम आराम से रहना और तुम्हारा इलाज हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन ये कदम मत सोचना, हम कोई ना कोई ऊपर से ऊपर लड़का ढूंढकर तुम्हारी उससे शादी करा देंगे, लेकिन ये बात मत सोचना। इस बात को सुनकर बेटी का बिल्कुल भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जो पिता होता है वो कहता है कि बेटी बिल्कुल ऐसा मत करना और अभी मैं तेरे भाई को भेज रहा हूँ और तू ऐसा कर, उसके साथ आ जा। शाम का समय था, रात में कोई नहीं देखेगा। इसके बाद वह अपने बेटे को भेज देता, पता तो उन्हें था ही कि कहाँ रहा करती क्योंकि पहले भी फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। तो उसके बाद भाई जो होता है वह उसे बिठाकर रात के समय में अंधेरे में अपने घर ले आता है और वहाँ पर वह माता पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें बताती है कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसका लंबा इलाज चलेगा और बहुत सारा पैसा भी खर्च आएगा। तो पिता और भाई दोनों कहते हैं कि इस चीज़ से अच्छा हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और तुम ऐसा करो, हम शहर में तुम्हारे लिए कमरा ढूंढते हैं, 2-3 दिन तक तुम घर के अंदर रहो। एक कमरा उसको दे दिया जाता है, इस कमरे में रहना ताकि किसी को पता न चल सके, और वो 2-3 दिन तक एक कमरे में रहती है। उसके बाद जो उसका भाई होता है जब शहर में उसके रहने लायक कमरे का इंतजाम करवा देता है तो उसके बाद वहाँ पर उसे रहने के लिए छोड़ देता है और घर के अंदर सारा सामान भर देता है। वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है, माँ को भेज देता है, कभी पिताजी रहा करते हैं वहाँ पर, और धीरे धीरे करके 6 महीने के अंदर उसकी वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जो उसकी जो शकल सूरत थी वो बिगड़ी थी, यानी कि बीमारी की वजह से दोस्तों उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही थी। तभी उसका पति उसे छोड़कर गया था, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, यानी कि अब वो पहले से भी ज़्यादा जवान और खूबसूरत लगने लगी है। और उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो उसे शादी के लिए कहने लगते हैं, लेकिन जो बेटी है वो कहती है कि पिताजी अभी ना मैं अपने दम पर नौकरी करके कुछ दिन जीना चाहती हूँ और उसके बाद जब मैं उन यादों को भुला दूंगी जो यादें मेरे दिमाग में बसी पड़ी हैं, उसके बाद ही मैं दूसरा घर बसा सकती हूँ। पिता और भाई भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं और उसके बाद लड़की खुद से नौकरी करके अपनी ज़िंदगी को जीने लगती है। इधर माँ पिता और भैया बार बार आया करते और उससे मिलने जुलने के लिए यहाँ पर आते रहा करते और 1-2 दिन वहाँ पर रुक भी जाया करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 3 साल बीत जाते हैं जब से उसका पति उसे छोड़ कर गया था। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह अब कहीं बाहर नौकरी कर रही थी और उसके बाद उसका जो पिता होता है वह उसे वहाँ से वापस बुलाता है। तो तभी अचानक से जब वह वापस आती है तो ट्रेन से उसको वापस आना था, तो वह रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है और वहीं पर स्टेशन पर ट्रेन के आने की राह देख रही थी। तभी अचानक से जब वह वहाँ पर खड़ी थी तो उसी समय उसी स्टेशन पर दिनेश आ जाता है, न जाने कहाँ से घूमता हुआ भटकता हुआ, और जैसे ही वो पूजा को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दोबारा से दीवाना हो जाता है और उसे देखकर उसे पाने के लिए उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। पूजा जैसे देखती है कि भाई दिनेश आ गया है जिसने उसे बीमारी की हालत में अकेला छोड़ दिया था और गायब हो गया था, तो उसके बाद जो पूजा है वह उसे थप्पड़ लगाती है जोरदार 2-3, और जब और लोग देखकर कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो कहती है कि मुझे छेड़ रहा है और उसे बुरी तरह से पिटाई लगवा देती है। वह पिटाई खाता है, लोगों का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है और बुरी तरह से जमीन में डाल डालकर उसे पीट रहे थे, लेकिन फिर भी वह पूजा की तरफ देख रहा था घूर घूर कर। इधर जो पूजा है वो भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही थी, मानो कि कह रही हो कि तुम्हारी यही सजा है।
उसके बाद वह अपने घर जाती है और घर जाने के बाद माता पिता जब उसे पूछते हैं बेटा क्या अब तुम शादी करने के लिए तैयार हो, एक अच्छा लड़का है जिसे हमने तुम्हारे बारे में सारा कुछ बता दिया है और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। दरअसल उसकी पहली पत्नी धोखेबाज निकल आई और उसके बाद वह भी ऐसी पत्नी चाहता है जो कि उसका अच्छे से घर को बसा सके। तो जो पूजा है वो कह देती है उस लड़के का नाम विनय होता है और विनय से उसकी शादी तय हो जाती है और एक साधारण से मंदिर में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और शादी करवाने के बाद पूजा अब विनय के साथ खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। विनय की बूढ़ी सास है, उसकी वो देखभाल किया करती है। इधर माता पिता भी गांव वालों से छुपते छुपाते अपनी बेटी के वहां पर आया जाया करते हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं। कई बार उसके मन में ये बात घूमा करती है क्योंकि ये बात उसने ना तो अपने पति को बताई थी कि उसने उसको सजा दिलवा दी है। हाँ, पति को ये पता था कि ऐसे ऐसे है और इस बात की खुशी उसके मन में रहा करती है कि चलो उसे सजा तो मिल गई है। लेकिन वह अब इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी स्टार्टिंग में तो कि भाई उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन जब उसने उसे सज़ा दिलवा दी थी लोगों के माध्यम से तो उसे बड़ी खुशी होती है। सोचती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम उसको अपने किए की सज़ा तो मिल गई। इसीलिए उन्होंने ये कहानी भेजी है और कहा है कि लोगों को एक कहानी ज़रूर सुनाना ताकि लोगों को पता चल सके कि किसी के साथ गलत करना इतना आसान नहीं हुआ करता, उसकी सज़ा मिल जाया करती है। और माता पिता जो भी कहा करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर हुआ करता है। अगर उस समय पर पूजा अपने माता पिता की बात मानती, प्यार को चूज ना करती तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और बेहतर होती। क्योंकि फ़िलहाल हालांकि फ़िलहाल ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर उसकी ज़िंदगी हो सकती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।